सुनिए उत्तरी भारत में, सुनिए ये हुआ हम बताए थे दक्षिणी भारत में, हेलो दक्षिणी भारत में दो क्षेत्र है, दक्कन क्षेत्र और तमिलकम क्षेत्र, और इसको रायचूर दो भाग में बांटा है, दो भाग में। जानते हैं क्वेश्चन बैंक में जितना क्वेश्चन पूछा सबको एक जगह जब किए, एक से 20 को छांट के अब किए, आप देखिएगा आपको बताना है। क्वेश्चन पूछेगा कृष्णा नदी के उत्तरी भाग में ठीक ना कौन क्षेत्र था, कौन क्षेत्र था, और कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में कौन था, तुंगभद्रा। और बोलो रायचूर का उत्तरी भाग में कौन था, दक्कन, और दक्षिणी भाग में कौन था, तमिलकम। और ये भी आपको हम यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किया था। तमिलकम में बोले थे केरल आता है, तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश आता है। बोलो केरल आता है, तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश आता है। दक्कन में बोले महाराष्ट्र और कर्नाटक आता है। और इसको क्या बोले थे, रायचूर। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे हो गया। ये दक्कन में है, दक्कन में कौन वन था, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश, पूछ सकता है। और इसमें कौन था, संगम वंश, पल्लव वंश, चोल वंश। संगम वंश में बताए थे, संगम वंश की कहानी क्या रहे थे, जेकरा में चेर आया था, चोल आया था, पांड आया था। चोल आया था, पांड आया था, ये अलग है। चेर चोल पांड आया था ना, एकरा में केगो राजवंश थे, चेर चोल पांड, चेर चोल पांड, चेर चोल पांड आया था। तीन वंश, इसको अलग चलेगा, इसको अलग चलेगा। संगम में केगो राजवंश आया था, तीन को, चेर चोल पांड। और बताइए इसको हम लिखते थे, अब एक क्लास देरी करते हैं। अच्छा अच्छी बात सबसे हार्ड है, जिस प्रकार विंध्याचल पर्वत भारत को दो भागों उत्तरी और दक्षिण भाग में विभाजित करता है, उसी प्रकार राज्य और दक्षिण भाग के दो भागों में दक्कन प्रदेश और तमिलकम प्रदेश में विभाजित करता है। दक्कन प्रदेश के अंतर्गत मुख्य महाराष्ट्र और कर्नाटक का क्षेत्र आता है। दक्कन प्रदेश में कौन, चालुक्य वंश और कौन आते हैं, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश आते हैं। कोई दिक्कत है। और तमिलकम प्रदेश में केरल और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आते हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। सुनिए तमिलकम क्षेत्र में संगम वंश, पल्लव वंश और चोल वंश आता है। बोले थे एक अंतर्गत कौन कौन आता है, केरल, तमिलनाडु, दक्षिण भारत के अंतर्गत कौन आता है, सबसे प्रसिद्ध वंश संगम वंश था। संगम वंश में कहे थे चेर वंश, चोल वंश, पांड, यहाँ तक बोले थे। और कहे थे एकरा में हेलो चेर वंश केरल का, चोल वंश तमिलनाडु का, पांड वंश अभी हाँ तमिलनाडु का। और बोले थे संगम वंश को है तमिल भाषा में देखो क्या करते हैं, सभा सम्मेलन या संगोष्ठी, संगोष्ठी या सहयोगी या संगोष्ठी भी कई किताबें संगोष्ठी कराता है। तमिलकम की जानकारी, तमिलकम की जानकारी कहाँ से मिलती है, तमिल साहित्य से मिलती है, हल्ला न करो। और इसमें था इंग्लो आदिगम, एक नाम था, एक रचयिता कौन थे, इलगवन। और इसमें पायल या पाजेब की कहानी था। और इसमें हम बोले थे कि एक नायक थे कौन, कोवलम, जो व्यापारी थे, चोल के राजा थे। नायिका कनकी थी, पत्नी थी, साहब ने का नेडोजेलियन, और ये माधवी थी, वैश्या थी। और हम कल कहानी ये कहे थे कोवलम को प्यार किससे हुआ, ए बउआ, ए भीम, बउआ रे इतना याद हम दो ना, कोवलम का प्यार किससे हुआ, कनकी से शादी हुआ, लेकिन पत्नी को छोड़ दिया था। और किसको, माधवी के चक्कर में बर्बाद हो गया। और इतना बर्बाद हो गया कि रोड पर आ गया। दिन जब जिसको पास पैसा नहीं रहा कोवलम के, यही कोवलम अपना पहली पत्नी के पास गया। कहे थे ना कि जे कनकी के साथ करी धोखाधड़ी, हाय तोरा परी ये माधवी छोड़, कहे थे ना। कनकी के साथ कौन किया कि धोखाधड़ी, माधवी। माधवी के भी गलती है ना, एक पति था ना कोवलम। तो सुनिए आपको बताओ, कनकी बेचारी सती पर्दा बहुत अच्छी औरत कहा जाता है कि वैसा माधवी का था, खत्म आदमी था, किसको पटा लिया, कोवलम को। अरे कोवलम से और लोग होती है 2 नंबर को, तो क्या कर दिए, देखिए हेलो क्या कर दिए, आपका पैसा दिएगा बस। कोवलम हमारा नहीं जाते, कोवलम एक कोवलम में माधवी ने पैसा सब खींच लिया, टोटल पैसा खींच लिया, इसको गरीब बना दिया। गरीब बना दिया, फिर इसको छोड़ दिया तो फिर किसके पास गया, कनकी के पास। कनकी कौन पत्नी थी, पहले की पत्नी थी। और कनकी के पास जैसे गया तब कनकी ने तो कोवलम तो चला गया, होगा कोवलम बेचारा गरीब हो गया। कनकी के पास है, कनकी बोली को, लेकिन पत्नी थी, कही है कि आप खाइए कुछ, जो बेचारी कस वो भी गरीब थी, पति छोड़ दिया था।
लेकिन इसके पास गहना जेवर से कुछ दिन तक चला था, लेकिन सब बिक गया। वही पायल महंगा बिक गया, ठीक है ना। देखो पायल उसने दे दी, अब पायल कह कि बेच लाई। पायल को बेचने वो पहले चोल के राजा था, चोल में गया, चोल में दाम कम मिलता था। तो देखिए फिर कहाँ गया, पांड में। और पांड में गया, तब पांड में गया ना, तो वहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था नेडुन जेलियन। नेडुन जेलियन, नेडुन जेलियन की पत्नी का ही पायल होता है। देखो बुआ, नेडुन जेलियन को पत्नी को नेडुन जेलियन चिंतित है, उसके पत्नी कहे कि खोजिए नहीं तो मर जाएंगे। अभी चिंतित है। वही समय कौन आया, वही समय पायल लेके बेचने पांड में आए कौन, कोवलम। जब सोनार देखा तो सोनार ही पहले तो चेकिंग हो चुका है, चेक करके सब राजा चल गए थे चलिए। तो कहने कि अरे तुरंत कहे ये एकदम रोजे के तो है, तुरंत तार भेज दिया, तो घबरा आइए बैठने का आदमी का आपका चोर पकड़ा गया, आया इसको खा लिया। अब वो बहुत मिलता था पहलवा किससे, नेडुन जेलियन के पत्नी से। जब सोचा कहाँ से लाट करा कि हमारी पत्नी कनगी का है, करा के झूठ बोला हम चोल से आए, करा के झूठ बोला चोरा के भाग रहा था, चाहे बेच के भागता। यही से बेचारा नहीं बचा, इसको फांसी दे दी। बताओ इसका पति तो मर गया, कौन इंतजार करेगा, गनगी इंतजार करेगा कि अब हमारे पति आए, अब हमारे पति आए, नहीं रह गया। यही बेचारा एक गई, कहाँ गई, चोल पहले घूमी, फिर पता चला कि पांड गए थे हमारे पति बेचने, तो पांड गया तो पता चला कि हमारे पति को क्या दे दिया। इतने में वो नेडुन जेलियन को साफ देता कि मैं जा रहा हूँ मरने, मैं सती होने जा रहा हूँ, लेकिन तुम भी याद रखना, तुम भी मेरे तरह आत्महत्या करो, ठीक ना। और नेडुन जेलियन के शराब दी, और वो बेचारी और वो जाके चेर में सती। कहाँ सती हो गए, चेर में। वहाँ के शासक थे कौन, आपको याद है, सेनगुटवन। कौन थे, सेनगुटवन। और वह जैसे इसको पता चला, अब साफ दी, जानते हैं आपको कौन था, बोलो, नेडुन जेलियन था। नेडुन जेलियन को वास्तविक को पता चल गया कि चोरा है, तो उसको लगा किस बेकार मार दिए, सैयद मियां को मार दिया। तो वो भी बेचारा अपने आप को क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया, फांसी दे दी। अब बताओ, अपने मर गए, वो भी देखो सांप लग गया। अब शासक ये बात, अब इतने चेर वंश के शासक थे सेनगुटवन, इनको पता चला कि कोई ऐसा भी पत्नी हो सकती है जो पति के मर जाने को मर जाती है बाहर, ऐसे पत्नी को सलाम करते हैं। और उसने ये बात सोचा था, कहा कि सीखो कि पत्नी लोग पहले से ही बहुत कष्ट करती है, कि बाल बच्चा होता है, बता 9 महीना कोख में रख के जन्म देती है, फिर दर्द पीड़ा सह के, ठीक है, फिर दूसरा घर त्याग के आती है, बहुत बड़े बात ही लिखे। और सेनगुटवन ने महिला पर इतना पीड़ा हो गया कि इसने अपने राज में अपने कहा ना कि सबको पत्नी पूजा करना है, पति पूजा नहीं, पत्नी पूजा करना है, समझे। कौन बोले, सेनगुटवन बोले कि आप पत्नी पूजा करना। सबसे पहले कौन पत्नी पूजा प्रारंभ किए, सेनगुटवन। कहाँ के शासक थे, चेर वंश के। वो सबसे पहले कि आप पत्नी पूजा शुरू करिए। बोला किससे प्रभावित होकर, हाँ, कनगी से प्रभावित होकर सेनगुटवन पत्नी पूजा सही कर प्रारंभ कर दिया। ऐसा राजा देखो जो पत्नी पूजा क्यों, सती हो गई थी। कौन सती हो गई थी, कनगी। देखो कनगी के पति भी छोड़ा, फिर पति को नहीं छोड़ा। यही होता है, यही होता है असली पतिव्रता। इसी होता है बंधन, मंत्रों का बंधन, साथ बंधन था। कोई बबुआ है आजकल थोड़े से कराया, छोड़ दिया दोबारा नहीं अपनाता। अब बताइए कनगी के कहानी कह दिए थे। अब सुनिए, एक बार सेनगुटवन ने कहा पति को अपने यहाँ। इसके बाद हम कहते मनी मैखला एक वैश्या थी। बताओ कि वैसा के वो पति को पटाया हो, के वो पति को, इसीलिए उसका एक बेटी थी। और उसका बेटी थी कौन, देखो माधवी की, देखो मनी मैखला बेटी थी माधवी की। माधवी मैखला वैश्या थी। अब वैश्या थे, बाप पे पूछते गोरा कुछ न कुछ थोड़ा तो देखो ये मनी मैखला भी गलती है, पर मम्मी को पूरा वो वैश्या ये भी लड़का पटाया पर फिर आप ठीक ना। और लड़का पटाया था, लड़का ढेर पटाया, तो नामी को पटाता है तो याद रखता। तो नामी थे वही उद्यन कुमार या अक्षय कुमार, ये अक्षय कुमार नहीं, उसका नाम था उद्यन या अक्षय कुमार। यहाँ सुनिएगा, मनी मैखला किसकी बेटी थी, माधवी का। वो बहुत लड़का को पटाया, लेकिन उसमें से नामी लड़का था, उसका नाम था क्या, उद्यन या अक्षय कुमार, उद्यन या अक्षय कुमार।
उद्यन या अक्षय कुमार। अब देखो इसमें क्या हुआ कि बउआ रे इसमें क्या किया था कि एक रात कंगन कंगन देख कंगन के बड़ा शौकीन थी कौन मणिमेखला। इसको चाहिए था हेलो इसको चाहिए था क्या कंगन चाहिए था बहुत कहते थे कि हमको कंगन और ये ऐसा कहते थे कि कोई राज में हमरा छोड़ा के कोई कंगन न पहने। और ये राजा को पटा लिया उदय अक्षय कुमार को अब पटा के अब पूरे राज में ढोल पिट दिया कि जो कंगन पहनेगा रानी का आज्ञा है कि ना उसको दंड दिया जाएगा हो से कारागार में बंद कर दिया जाएगा फांसी नहीं दिया जाएगा लेकिन बंद कर दिया जाएगा उसका राज पर घर द्वार को कब्जा में कर दिया जाएगा। ऐसा कर दी थी कि हम शोभे बाकी कोई न शोभे सबसे सुंदर हम लगे। संगम से तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा या सम्मेलन या समष्टि होता है। कोई दिक्कत है? संगम वंश के अंदर क्या राजवंश आते हैं? तीन राजवंश, चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश। ये देखो तो मेरे ने लिखा है दूसरा ने लिखा है इतना बिना मेहनत का थोड़ा लिखा है ये शासकों ने तीन को शासन किया। अब चलिए बोलो तमिलकम प्रदेश में जानकारी हमें कौन तमिल साहित्य से मिलता है? प्रमुख तमिल साहित्य के थे तीन गो। शिल्पाधिकारम इसकी रचना किसने किया था? इलांगे आदिगल इलांगे आदिगल शिल्प बोले थे शिल्पाधिकारम। ओकरे में पायल के खिस्सा है, ओकरे में कौची कोवलम के खिस्सा है, ओकरे में राजा रानी कनगी की कचा, ओकरे में वैश्या कौन बोला माधवी के खिस्सा है। अब देखो तो अब धर रहे हैं शिल्पाधिकार में इसकी रचना इंगाले आदिगल ने किया। इस सही से हमें पाजेब अब एक पाजेब या पायल की कहानी की जानकारी प्राप्त थे। इस कहानी के नायक कौन थे? कोवलम। नायिका कौन थी? कनगी। सहायक नायक कौन थे? और बोलो और नायिका कौन थी? माधवी। कोई दिक्कत? शिल्पाधिकारम साहित्य का संबंध कौन धर्म से है? बहुत अच्छा। शिल्पाधिकारम साहित्य तमिल साहित्य को क्या कहा था? सुनिए देखो तमिल साहित्य में इलियड कहा जाता है, मणिमेखला को ओडिसी कहा जाता है। ओडिसी बोलो मणिमेखला को ओडिसी कहा जाता है। देखो इसको शिल्पाधिकारम तमिल साहित्य तमिल साहित्य का इलियड कहाँ थे? यूनान में पढ़े लिखे लोग आते थे कि ना तो जो हुआ ये सब खिस्सा इलियड और ओडिसी ने लिखा है ठीक ना। मणिमेखला के बारे में ओडिसी लिखा है और वो यूनान के थे और इसके बारे में थे। यहाँ मणिमेखला कुछ कहा जाता था एक किस्सा को मणिमेखला। वहाँ देखो यहाँ देखो शिल्पाधिकारम को यूनान में इलियड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इलियड। तब पूछता है इलियड शिल्पाधिकारम को क्या कहा जाता था? इलियड। और वो यूनान में इसको मणिमेखला को क्या कहा जाता था? ओडिसी। क्या कहा जाता था? ओडिसी। बस याद रखिएगा एक बात क्रम याद रखिएगा इसको। शिल्पाधिकारम साहित्य तो तमिल साहित्य को इलियड कहा जाता है। इलियड तमिल साहित्य का इलियड था यूनान के लिए। और बताओ वो क्या था? ओडिसी कौन था? मणिमेखला ओडिसी था। वो आ जाएगा देखो। और इसके रचनाकार कौन थे? प्रसिद्ध होमर ने इलियड और ओडिसी नामक साहित्य की रचना की। और होमर ने ओडिसी किससे मिलता था? ओडिसी किससे? शिल्पाधिकारम से और ओडिसी किससे मिलता था? मणिमेखला से। बोलो तमिल में के साहित्य तीन को साहित्य दो याद हुआ शिल्पाधिकारम और मणिमेखला। शिल्पाधिकारम में एक इलांगो आदिगल लेकर रचयिता है। रचयिता कौन है? इलांगो आदिगल। और यही चीज को रचा हुआ यूनान में जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? इलियड। इसको कौन रचे थे? होमर। और शिल्पाधिकारम में बताइए किसका किस्सा है? पाजेब या पायल का। किसका पायल को बताओ? किसका पायल ले लिया था? कनगी ना। कनगी का पायल पति गए थे लेकिन चोल से काट में बेचे लेकिन क्या हो गया? कहानी खत्म हो गया, मार दिया गया, गलत कर दिया गया था। प्रसिद्ध बमान होमर ने इलियड और ओडिसी किसको कहा गया? मणिमेखला केकर बेटी? माधवी। एक राजा को पटा उसका नाम क्या था? उदयन कुमार या अक्षय कुमार। इसको क्या के शौकीन थी? मणिमेखला बताओ। मणिमेखला बोलो इसकी रचना कौन किए? देखो शीतलय सतनार। कैसे शीतलय? देखो शीतलय है ना, शीतलय सतनार। बोलो शीतलय सतनार। और रचना कौन के थे? इलान आदिगल। एक रचना शीतलय सतनार ने की थी।
इस साहित्य में हमें माधवी के पुत्री कौन, मणिमेखला और उसका प्रेमी बोले थे ना, उदय कुमार इसको अक्षय कुमार भी कहते हैं। यह कौन धर्म से था? और बोला यह साहित्य में कंगन के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। इस साहित्य को तमिल साहित्य का क्या कहा जाता था? ओडिसी। सबको आज ही लिखना है, पहले हम कर देते हैं। जीवन चिंतामणि, इसकी रचना देखो, इसमें कोई कहानी नहीं था। तिरंत देखो, इसको तिरंत के देवर कोची नाम रखेगा, तिरंत के देवर ने किया इस साहित्य का संबंध दो गो बौद्ध धर्म से, एगो जैन धर्म से। पहले अटिना लगाओ, तमिल साहित्य में केगो साहित्य, तीन गो। ये पहला कौन था? शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम कौन रचे? इलान आदिगर। और दूसरा साहित्य कौन है? मणिमेखला। ये कौन रचे? बोलो। शीतलेश्वर। बोलो। शीतलय सतना, शीतलय सतना, शीतलय सतना, शीतलय सतना, मणिमेखला शीतलय सतना, शीतलय सतना। कोई दिक्कत नहीं ना। और इसका रचनाकार कौन थे? बोलो कौन? तो देखो इलाहाबादी गल कॉम्प्लेक्स है। और इसका संबंध कौन सा है? जैन धर्म से। संगम वंश एकरा में, हेलो, एकरा में 3 गो संगम हुआ। संगम का मतलब समझते हैं? संगम का मतलब मिलना। संगम में 3 गो संगम। संगम का मतलब मिलना। सब कवि मिलते थे और मिल के एक साहित्य बनाते थे, नियम बनाते थे। कि नियम नहीं नियम बनता है। 3 गो संगम में तो 3 बार बैठक होता है। और क्या होता है? सभी कवि राय विचार करते हैं। क्या राय विचार? देखो, प्रथम संगम कहाँ हुआ? मदुरै में, जिकरा में 89 को कवि बैठे। केगो कवि बैठे? और एकरा में मेन जो हेड थे एक संगम के ऋषि अगस्त। ऋषि अगस्त बहुत पढ़ने में तेज थे और उसने 89 सदस्य थे। और उसका भाग अध्यक्ष नहीं होता है कि तुम्हें मेन अध्यक्ष करावा, बोला है। तो मेन अध्यक्ष कौन थे? ऋषि अगस्त। पहला सवाल, प्रथम संगम में प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? कहाँ हुआ था? मदुरै में। कहाँ हुआ था? मदुरै में। लेकिन वो लिखाई तो हुआ, लेकिन कहा जाता है कि बउआ जो साहित्य जो हुआ था, बना था प्रथम संगम से, वो नियम बना था, वो सब बाढ़ के कारण सभी साहित्य वहाँ क्या हो गया? दह गया। नियम पहले लिखाता था ऐसे, वो क्षेत्र क्या हो गया? दह गया। द्वितीय संगम कपाटपुरम या अलवे में, कपाटपुरम या अलवे में हुआ। एकरा में ये ऋषि अगस्त बीचे में जब से लिखा चल रहा था ना, संगम चल रहा था, बीचे में ही मर गए। बीचे में ही मर गए। तो एकर चेला थे तोलकापियर। एकर चेला कौन थे? तोलकापियर। एकर चेला थे तोलकापियर। इसी ने द्वितीय साहित्य का क्या किया? और हुआ ये साहित्य लिखा। और आज इस साहित्य तमिल में पढ़ा जाता है और तमिल में चैप्टर चलता है व्याकरण का, इसीलिए इसको तमिल व्याकरण कहते हैं। समझे? आज ये है किताब चलता है इंटेलिकल। बताओ, द्वितीय संगम में ऋषि अगस्त थे, लेकिन नीचे में क्या हो गए? डेट कर गए। इनको पूरा कौन किया? इनका चेला थे तोलकापियर। कौन थे? तोलकापियर। और इस साहित्य को दूसरा से थे हुआ। तो एक पहली बार पहला साहित्य लिखाया, बोलो पहला संगम में लिखा है ना? पहला सीधा साहित्य कौन लिखा? द्वितीय संगम में। कौन लिखे? ऋषि अगस्त के चेला कौन? तोलकापियर। और वो बताओ तमिल साहित्य का क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। संगम वंश के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें के 3 संगमों के द्वारा रचित कई साहित्य से प्राप्त होती है। प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? मदुरै। इसकी अध्यक्षता कौन? इस संगम के दौरान कई सारे साहित्यों की रचना हो, लेकिन मदुरै में हुआ था, लेकिन उसमें था, लेकिन बाढ़ के कारण क्या हो गया? मदुरै डर गया। देखा है भैया, मदुरै क्या हो गया? बाढ़ के कारण डर गया। पूरा आता तो भाई और अच्छे रहता, आगे बाढ़ बढ़ता, डर गया। कई सारे साहित्य रचनाएं मधु से डर गया। इसकी वजह समुद्र में विलीन हो गया। बाढ़ आने से समुद्र में विलीन हो गया, जिसके कारण सभी साहित्य नष्ट हो गया। प्रथम से एक भी साहित्य नहीं मिले। मतलब किताब में भी लिखा हो सब तो दह गया, तो मिलेगा कहाँ से? सब मदुरै में किया था, दह गया सब। लेकिन द्वितीय सब पहला समझ गए? पहला साहित्य कहाँ हुआ था? मदुरै में। बाढ़ के कारण सब खत्म हो गया। द्वितीय संगम कहाँ हुआ? इस संगम की अध्यक्षता ऋषि अगस्त ने किया। इस संगम के द्वारा ऋषि अगस्त के निधन हो जाने की वजह से उसके शिष्य कौन? तोलकापियर की अध्यक्षता संभाले। इस संगम से एक साहित्य की प्राप्ति, बोला एक साहित्य की प्राप्ति हुई, जिसके तोलकापियर
तोल्काप्पियम या तोल्काप्पियम है, तोल्काप्पियर है, तोल्काप्पियम में कोई दिक्कत नहीं। यह एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है, इसकी रचनाकार कौन है? बोलो। तोल्काप्पियम के रचनाकार कौन है? तोल्काप्पियर, जो किसके शिष्य थे? एगो संगम हुआ, 3 को संगम हुआ था ना, अभी 2 की चर्चा कर दी। पहला संगम कहाँ हुआ? मदुरै में, 89 को भाग लिए थे, जेकरा को अध्यक्षता कौन किए? ऋषिगण। लेकिन किसके कारण दब गया? एक भी साथ उसे एक भी साइड नहीं मिला। और बोलो दूसरा संगम भी हो रहा था कहाँ हो रहा था? बोलो कपाटपुरा, बोला। और अब बताओ वो भी किसके कारण है? वो भी ऋषिगण मर गए, तो चेला कौन थे? तोल्काप्पियर। और उसने किया, तोल्काप्पियर के करने का ठीक टकरा नहीं हुआ। और ये पहला साहित्य रचना जिसको बोलते हैं तोल्काप्पियम, और इस तमिल साहित्य का क्या कराता है? बोलो यहाँ तक हमें लगता है कि आप समझ गए। हेलो, विंध्याचल पर्वत भारत को के भाग बांटता है? एगो उत्तर, एगो दक्षिण, एगो उत्तर, एगो दक्षिण। एकरा में आपको याद है, एकरा में नीचे आ जाए कौन दो? रायचूर दो। रायचूर और दक्षिण भारत को 2 भाग बांटा है। ऊपर में दक्कन का क्षेत्र, नीचे में तमिलकम क्षेत्र। दक्कन में कौन वंश? चालुक्य वंश, राष्ट्रवंश। तमिलकम में संगम पल्लव, एकरा अंतर्गत महाराष्ट्र और कर्नाटक, एकरा अंतर्गत केरल, तमिल और आंध्र प्रदेश। बताओ, जिस प्रकार हिमाचल पर्वत भारत को 2 भाग में, विंध्याचल पर्वत 2 है, उत्तरी और दक्षिणी भारत करता, उसी प्रकार रायचूर 2, दक्षिण भारत को 2, दक्कन प्रदेश और तमिलकम पर विभाजित करता है। दक्कन प्रदेश के अंतर्गत कौन आते हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक आते हैं। दक्कन में चालुक्य वंश और कौन वंश? राष्ट्रकूट वंश आते हैं। और तमिल के अंतर्गत कौन आते हैं? चोल, बोला, पल्लव और पांडव। बताइए संगम वंश में कौन था? चलवंशी सब। यहाँ तक आप आ ही गए हैं, चलिए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम चल दिया जाए, ठीक है। दक्षिण भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाले 2 आव कौन सा? याद हो जाएगा इसका। कौन है? लड़का तरफ से आंसर आना चाहिए आपकी, लड़की तरफ बोला। कौन 2 आव होगा? चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कृष्णा नदी के उत्तरी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रायचूर 2 आव होगा। यहाँ क्या था? विंध्याचल पर्वत। नीचे कौन था? दक्कन का क्षेत्र। नीचे कौन था? कृष्णा। कृष्णा ओकरा पहले था। यहाँ कौन था? यहाँ क्या था? नीचे कौन था? तमिलकम। बोलो का दक्कन में कौन आता था? महाराष्ट्र, कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक। कर्नाटक। कौन वंश? चालुक्य और राष्ट्र। तमिलकम में कौन आता था? केरल, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कौन प्रदेश? कौन वंश? संगम, अरे बाबा कृष्णा नदी के ऊपर कौन है? दक्कन। तो बोले मार पड़ा था। कृष्णा नदी के उत्तरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? दक्कन प्रदेश में कौन कौन राज आती है? आज में क्वेश्चन लिखे याद होगा ना, कौन कौन राज आता है? बोला। दक्कन प्रदेश में किस वंश का शासक था? दक्कन प्रदेश में कौन? चालुक्य और, ठीक है। दक्षिण, ऐसे करने से दक्षिण बात याद हो जाएगा। क्वेश्चन याद है, हम राउंड चलाएंगे, याद हो जाएगा। याद करने का बहुत ही जाने, एक बार ऐसे भी नहीं से याद नहीं होगा। दक्कन किस वंश? आज बोलो तमिलकम प्रदेश में किन राजवंशों का शासन था? संगम, पल्लव। संगम, पल्लव, चोल। अब आइए
दक्षिण भारत के अंतर्गत शासन करने वाले सबसे प्राचीनतम राजवंश संगम वंश का शादी व सभा संगोष्ठी या संगम वंश के अंतर्गत कितने राजवंशों का शासन किया? चेर, चोल और तमिलकम प्रदेश में कौन कौन राज आते हैं? सब लिख दो अपने से। शिल्पाधिकारम में किसकी रचना है? किसकी कहानी का विवरण? पाजेब या मैं बोलकर शिल्पाधिकारम का संबंध किस धर्म से है? इलियड और ओडिसी नामक साहित्य की रचना किसने किया? होमर। मणिमेखला के रचयिता कौन है? शीतले सतनाथ। मणिमेखला किसकी जानकारी किससे होती है? बोलो कंगन की कहानी। और कंगन ना हाँ बोलो ये मणिमेखला के हो गया। तमिल साहित्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? जीवक चिंतामणि के रचयिता कौन है? आप ना याद है तो याद रखना देवर तीरथ देवर। ऑप्शन आएगा तो मार दीजिएगा। आप पीछे अच्छा जीवक चिंतामणि का संबंध किस धर्म से है? बहुत अच्छा प्रथम संघ का आयोजन कहाँ हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? क्या था? द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? अच्छा है। तोलकापिया नाम से किस भाषा में है? तमिल व्याकरण। तोलकापिया के गुरु कौन थे? किस वंश के राजा थे? चोल वंश के ना? चोल नहीं 5 के थे। वो थे चोल वंश के। कौन? गोबला। गोबला मुँह थे बोले यहाँ तो कोई दिक्कत।